हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन हिस्ट्री मेजर पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ हिस्ट्री माइनर पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ वीएससी पेपर जो आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाला पेपर है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि सिलेबस में मात्र वीएससी पेपर जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है वहाँ पर यही दिया गया है यूनिट में कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार और उत्पत्ति के बारे में बताए, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है घुमाकर बीएससी पेपर में, क्योंकि बहुत सारे सेट में एग्जाम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इस पेपर को एग्जाम देते हैं, इसलिए कई सेट में होता है, कई शिफ्ट में होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन हिस्ट्री मेजर पेपर के लिए और माइनर और बीएससी पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर हम टोटल 10 पॉइंट में डिस्कस किए हैं। अगर आप कम से कम 8 पॉइंट भी एग्जाम में अगर आप लिख कर आओगे बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा, 15 में अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए सीधा इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। ग्रेजुएशन में आंसर लिखने का जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आप कुछ हड़प्पा सभ्यता अगर क्वेश्चन में पूछी गई है तो उसके बारे में बता दीजिए कुछ, जिसको परिचय बोला जाता है, और उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसे डिफाइन कीजिए पॉइंट वाइज। उसके बाद फिर लास्ट वाला जो पैटर्न होता है या फिर फॉर्मेट होता है उसमें आपको निष्कर्ष लिखना होता है, जो स्टूडेंट खुद अपने दिमाग से देते हैं, अपने अनुभव के आधार पर देते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर के आधार पर। तो देखते हैं सारे फॉर्मेट को। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आंसर, हड़प्पा सभ्यता यानी इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी और यह दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। उसके बाद फिर नीचे एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद फिर पहला पॉइंट आपको लिखना है। नगर नियोजन समझते हो, यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी, बसी हुई थी, वो एक ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, यानी गांव के जैसा उसकी बनावट नहीं थी, वो एक नगर के जैसा था। जैसे आजकल के टाइम में जो शहरों में घर वगैरह जो भी चीज़ें बनी रहती है, शहर में जिस तरीके से सारी सुविधाएं होती है, पक्के ईंटों के द्वारा सारा मकान बना हुआ रहता है, एक स्नान घर होते हैं, नाली वगैरह सारा कुछ वहाँ पर सुविधाएं होती है, वो सारी सुविधाएं कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में भी था। तो ये भी एक विशेषता है कि यह एक नगर नियोजन था, यानी इसकी जो बनावट थी वह एक शहरों के जैसी बनावट थी, या फिर बोला जाए बसावट, यानी बसा हुआ था, पूरा शहर बसा हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता के शहर अत्यधिक योजनाबद्ध थे। योजनाबद्ध कहने का मतलब है ऐसा लगता था जैसे किसी इंजीनियर ने या किसी कारीगरी ने इसको पहले से ही योजना के तहत बनाया है। सड़कें चौड़ी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और वहाँ की जो सड़कें होती थी इस तरीके से चौड़ी होती थी, और जिस भी गली में अगर आपको जाना है तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक एंगल बनाकर सड़कें मुड़ी हुई रहती थी, यानी समकोण का कोण बनाकर सड़कें वहाँ पर मुड़ी हुई रहती थी। घर पक्की ईंटों से बने होते थे और उनके अंदर कुएं, स्नान घर जिसे आप बाथरूम बोलते हो, और आंगन होते थे, यानी जो वहाँ का जो घर होता था वह पक्की ईंटों से बना होता था और उनके अंदर क्या रहता था, कुएं रहते थे। हर घर में, याद रखिएगा, हर घर में कुआं एक रहता था, एक स्नान घर रहता था और साथ ही साथ आंगन भी रहता था। ये हर घर का वहाँ पर नियम था, उस तरीके से बनावट थी। नगर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया था, ऊपरी भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग में प्रशासनिक और धार्मिक भवन होते थे, जबकि निचले भाग में नॉर्मल जो सामान्य लोग रहते थे, किसान मजदूर वगैरह, वो सारे निचले भाग में रहते थे। जबकि उचले भाग में जो भी राजघराने वाले जो लोग रहते थे, प्रशासनिक कहने का मतलब है जो शासन व्यवस्था के जो लोग होंगे, मंत्री वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो सारे लोग रहते थे। और इसके अलावा जो धार्मिक लोग रहते थे वो सारे लोग उचले भाग में रहते थे, यानी ऊपरी भाग में, और जो निचले भाग में रहते थे वो सामान्य यानी जनरल लोग। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में उन्नत जल निकासी प्रणाली। आप आज भी देखिएगा 2025 आ गई है, यानी वर्तमान में 2025 में भी बहुत सारे अभी भी ऐसे सड़कें हैं जहां पर पानी निकालने की सुविधा अच्छे तरीके से सरकार नहीं कर पाई है। आज इतना डेवलप हो चुका है टेक्नोलॉजी वगैरह, फिर भी। लेकिन 2500 ईसा पूर्व पहले सोच लीजिए, 2500 ईसा पूर्व पहले कैसी व्यवस्था थी कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो जल निकासी का जो सिस्टम था कि कैसे भाई जो भी जल अगर उपयोग किसी के घर में हो रही है उसका जल कैसे, या फिर जितने भी गांव में या फिर शहर में रहते होंगे वो सारा जो जल इकट्ठा होगा, कोई खाना बनाने में जल का उपयोग करेंगे, कोई नहाने में उपयोग करेंगे, कोई बहुत सारे चीज़ों में जल का अगर उपयोग करते हैं, तो वो सारा जो जल है वो कहाँ पर जाएगा, किस तरीके से निकलेगा, वो सारा कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से सारा निकासी प्रणाली अच्छे तरीके से था। हड़प्पा के नगरों में जल निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। घरों से निकलने वाला गंदा पानी पक्की नालियों से होकर गुजरता था। ये नालियाँ नियमित अंतराल पर ढकी होती थी। देखिए, जो भी जल निकासी प्रणाली थी इस सभ्यता में वो बहुत ही उन्नत तरीके से बनाई गई थी, इसकी व्यवस्था थी, और साथ ही साथ इस प्रकार से बनाई गई थी ताकि जो घर से पानी जो निकलता था, गंदा पानी, उसके लिए पक्की नालियाँ बनाकर उसी से निकाला जाता था। ये नालियाँ नियमित अंतराल पर ढकी होती थी, यानी ये जो नाली होती थी वह ढकी हुई रहती थी, खुला ऐसे नहीं रहता था।
जिससे सफाई आसानी से हो जाती थी। प्रत्येक घर का नाली से जुड़ाव था, यानी अगर ये आपका घर है तो इससे क्या होता था, यहाँ पर पानी निकालने के लिए नाली ज्वाइंट रहता था। उसी तरीके से नेक्स्ट अगर अगले घर की अगर बात करें, उसी तरीके से इसका भी इसी टाइप से पानी निकालने के लिए नाली जुड़ा हुआ रहता था। हर घर कहीं ना कहीं नाले से जुड़ा हुआ रहता था, जिससे जल भराव की समस्या नहीं होती थी, जल नहीं भरता था। इतना सुनियोजित जल निकासी तंत्र प्राचीन समय में अन्य सभ्यताओं में नहीं देखी जाती थी। मतलब इसके अलावा जो भी सभ्यताएं थी, उस सभ्यताओं में ऐसा नहीं देखा गया जिस तरीके से बेहतर जल निकासी प्रणाली हड़प्पा सभ्यता में था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वालिटी की अगर बात करें, विशेषता की अगर बात करें, वाणिज्य और व्यापार, तो हड़प्पा के लोग व्यापार में बहुत कुशल थे। वे तौलने और मापने की प्रणाली का भी उपयोग करते थे, यानी जो भी सामान अगर वो व्यापार के तौर पर बेचते होंगे तो कहीं ना कहीं उसे मापने के लिए, तौलने के लिए उपकरण का यूज करते थे। मेसोपोटामिया जो आज के टाइम में इराक के नाम से जाना जाता है, फारस और अन्य दूरस्थ यानी दूर के जो भी क्षेत्र थे, इसके अलावा इन सभी क्षेत्रों के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया हो गया, फारस हो गया, और इसके अलावा अन्य जो भी दूर वाले जो क्षेत्र है उनके साथ व्यापार का साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिला है। व्यापार के लिए समुद्री और स्थल मार्ग का उपयोग किया जाता था। और व्यापार किन रास्तों से होता था? समुद्री रास्तों से, समझ में आया। इसके अलावा स्थल यानी जो ज़मीनी रास्ता है उससे भी होता था, लेकिन सबसे ज़्यादा समुद्री मार्ग से होता था। तांबे, पत्थर, गोमेद, हाथी के दांत और कपास का व्यापार किया जाता था। नगरों में बाजार और गोदाम भी पाए गए हैं। यानी इन प्रमाणों से भी पता चलता है कि यहाँ पर किस तरीके से किन किन चीज़ों का और किस से किन क्षेत्रों से व्यापार व्यवस्था थी इस सभ्यता की। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट, कृषि और पशुपालन। यानी इस सभ्यता की यह भी विशेषता थी कि यहाँ के लोग खेती बाड़ी भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। देखिए एग्ज़ाम में आंसर याद करने का तरीका क्या है, वीडियो लेक्चर देखिए 1 से 2 बार, और जो भी पॉइंट्स है आप उसे क्या कीजिए, लिखिए, रिपीट कीजिए, नोट डाउन कीजिए। पॉइंट को ही रटा जाता है या फिर याद किया जाता है, ताकि आप वहाँ पर पॉइंट हूबहू वही मेंशन करोगे और उसे आप खुद से जो भी आप वीडियो लेक्चर में समझे हो उसे डिफाइन कर पाओगे। तो हड़प्पा के लोग मुख्यतः कृषक थे, यानी किसान थे। वे गेहूँ, जौ, कपास, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। बैल और हल का उपयोग खेत को जोतने के लिए किया जाता था। सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का उपयोग किया जाता था। पशुपालन भी कृषि के साथ जुड़ा था, यानी खेती बाड़ी तो ये करते ही थे, इसके अलावा यह पशुपालन भी करते थे, जिनमें गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर और हाथियों को भी पाला जाता था। तो ये हो गया आपका कृषि और पशुपालन। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, धार्मिक मान्यताएं। अब देखिए धार्मिक तौर पर भी हम लोग इसकी विशेषता लिखेंगे तब ना एक सटीक आंसर बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं। हड़प्पा के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। मातृदेवी यानी उर्वरता की देवी भी बोला जाता था। मातृदेवी की मूर्तियाँ मिली है यहाँ पर, जिससे पता चलता है कहीं ना कहीं ये लोग देवी की भी पूजा करते थे देवताओं के साथ, जिससे स्पष्ट होता है कि वे प्रकृति की पूजा करते थे। पशुपति महादेव की आकृति वाली मोहर मिली है, जिससे शिव जैसे देवता की मान्यता का संकेत मिलता है। लोग वृक्ष, विशेषकर पीपल, वृक्ष में खास करके जो पीपल का पेड़ होता है, और जानवरों में सांड, गैंडा, ठीक है, इसको पवित्र मानते थे। यानी पीपल जो पेड़ है आज भी इसको पवित्र पेड़ माना जाता है, वृक्ष माना जाता है, और उस टाइम में जानवर में सांड और गैंडा, इनको पवित्र मानते थे। मृतकों को दफनाने और अग्नि संस्कार दोनों की परंपरा थी। यानी इस टाइम में जो मर जाते थे उनको दफना दिया जाता था और साथ ही साथ उनको अग्निदहन भी किया जाता था। तो दोनों तरीके से यहाँ पर अंतिम संस्कार की परंपरा थी। तो ये हो गया आपका धार्मिक। इसके अलावा 6वें नंबर पर अगर आप देखेंगे तो लेखन प्रणाली कैसी थी। तो हड़प्पा के लोग अपनी भाषा लिखने में सक्षम थे, यानी लिख पाते थे अपनी भाषा, जो भी वो भाषा उस टाइम में बोलते थे। हालांकि अभी तक से यहाँ की लिपि के बारे में, इस सभ्यता की लिपि के बारे में अभी तक से स्पष्ट रिसर्च नहीं कर पाया है जो भी इतिहासकार या फिर विद्वान है, अभी तक से इस लिपि को स्पष्ट तरीके से पढ़ा नहीं जा सका है। उनकी लिपि चित्रात्मक थी और 400 से अधिक चिन्हों का उपयोग किया जाता था। यानी ये जो लिखते थे वो कहीं ना कहीं ऐसा लिखते थे, इनकी जो लिपि थी वह चित्र बनाकर ये लोग लिखते थे। कुछ भी अगर लिखना हो, या फिर जैसे आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ तो हिंदी लिख कर, लेकिन वो चित्र बनाकर लिखते थे और उसके द्वारा वह कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वो बताते थे। यह लिपि अब तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। मोहरों, बर्तन और तांबे की पट्टिकाओं पर लेख मिले हैं। अच्छा, ये जो लिपि है वह किन पर लिखी गई है? जो भी मोहर होते थे, यानी जो सिक्के होते होंगे, ठीक है, उसमें जो मोहर लगा था उसमें लिखी थी। इसके अलावा बर्तन, तांबे की जो पट्टिकाएँ होती थी उस पर लेख मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि वे व्यापार, प्रशासन और धार्मिक उद्देश्यों के लिए लेखन प्रणाली का उपयोग करते थे। यानी ऐसा माना जाता है कि खास करके वह व्यापार,
या फिर प्रशासन और धार्मिक उद्देश्यों के लिए वो लिखने की जो प्रणाली थी वह उसको यूज करते थे। चलिए 7 नंबर पर देखते हैं नेक्स्ट आपका कला और शिल्प। कला और शिल्प कहने का मतलब है, कला कहने का मतलब यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को बनाते थे, निर्माण करते थे, कलाकार थे, मूर्ति बनाते थे, बर्तन बनाते थे, इसके अलावा और भी जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें ये बनाते थे। यानी अगर कोई अपने हाथों से अगर कोई चीज़ बना रहा है तो वो कलाकार है, यानी कला के क्षेत्र में भी ये बहुत ही विकसित थे। और शिल्प का मतलब हो गया कि जो भी चीज़ बनाते थे उस पर ये रंग पेंट वगैरह करते थे, कलाकारी उसमें करते थे, डिज़ाइन देते थे, तो वो शिल्प हो गया। समझ में आया कला और शिल्प? तो इसमें भी इसकी विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की कला अत्यधिक विकसित थी। कांसे की नृत्य करती लड़की की मूर्ति प्रसिद्ध है जो उस समय की धातु कला को दर्शाती है। यानी ये जो मूर्ति मिली है, नाचती हुई जो लड़की की मूर्ति मिली है, इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय किस तरीके से लोग धातु को इस्तेमाल करके एक कला के जैसा नृत्य करती हुई लड़की का निर्माण किया है। विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती थी। लोग आभूषण, मन के बर्तन, खिलौने और मोहरों का निर्माण करते थे। यानी क्या करते थे यहाँ पर? आभूषण मतलब हो गया जैसे कि जेवरात, जो भी जेवर होते हैं वहाँ के टाइम में क्या होता था, जो जेंट्स भी होते थे हड़प्पा सभ्यता में, वो भी जेवरात यानी आभूषण पहनते थे और औरत भी पहनती थी। तो आभूषण का भी निर्माण होता था। मन के यानी जो घड़ा होता है, ठीक है, इस टाइप से मन के होती थी, इस टाइप से, तो उसे मन के बोला जाता है। और इसके अलावा बर्तन, खिलौने और मुहर, इन सभी का निर्माण करते थे। हड़प्पा की मुहरें खास थी जिन पर पशु, मानव और देवी देवताओं की आकृतियाँ बनी होती थी। तो ये हो गया कला और शिल्प। इसके अलावा नेक्स्ट आपका 9 नंबर पॉइंट सामाजिक जीवन। यहाँ की सामाजिक जीवन यानी यहाँ के लोग जो समाज में रहते थे उसकी जीवन शैली किस तरीके से थी उसके बारे में देखेंगे। हड़प्पा के लोग साफ सुथरे और व्यवस्थित जीवन जीते थे। वे कपास और ऊन के वस्त्र पहनते थे और आभूषणों का उपयोग करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों गहने पहनते थे। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था, लोग संगीत, नृत्य और खेल कूद में रुचि रखते थे। यानी नाच गाना, खेल कूद, जो भी एक्टिविटी होती है वो सारे चीज़ों में वह इंटरेस्ट रखते थे। समाज में अमीर और गरीब दोनों वर्ग रहते थे, लेकिन भारी असमानता नहीं थी, यानी भेदभाव उतना नहीं था। उनके घरों और साज सज्जा से जीवन शैली का स्तर पता चलता है। यानी इनके जो घर है, उनकी जो बनावट है, और इसके अलावा जो भी उनके घरों में जो भी चीज़ें मिली, उनकी जीवन शैली के बारे में, उन सभी चीज़ों से पता चलता है। 10 नंबर देखते हैं गिरावट के कारण। अब यहाँ पर गिरावट के कारण में क्या लिखना है वो देखिए ध्यान से। यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, वही आपको लिखना है गिरावट के कारण वाले पॉइंट में। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण माने जाते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बार बार आने वाली बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के कारण लोग शहर छोड़ने लगे। यानी बार बार बाढ़ आने लगा या फिर जलवायु परिवर्तन होने लगा। जलवायु परिवर्तन कहने का मतलब है बरसात नहीं होती थी, कभी कभी तेज़ गर्मी के कारण अकाल हो जाता था। इस कारण से कई इतिहासकारों का ये मानना है, अभी तक से ये जांच पूरी फिक्स नहीं है, कि कुछ इस तरीके से घटना हुई होगी और लोग छोड़ गए। कुछ विद्वानों का मानना है कि आक्रमणकारियों यानी जो आर्य थे, उन्होंने इस सभ्यता पर आक्रमण किया और इस सभ्यता का पतन हुआ। पतन का मतलब होता है खात्मा, यानी खत्म होना, पूरी तरीके से नष्ट हो जाना। खेती योग्य भूमि की कमी, और कुछ का मानना है कि खेतीबाड़ी करने के लिए भूमि की कमी हो गई। जल स्रोत का सूखना, यानी पूरे तरीके से जो जल स्रोत था, ज़मीन के अंदर में जो जल पीने लायक जो पानी होता है वो पूरे तरीके से नष्ट हो गया, खत्म हो गया, सूख गया, ज़मीन बंजर हो गई। और आंतरिक संघर्ष भी इसके कारण हो सकते हैं। यानी ये सारे रीज़न है जिस कारण से इसका पतन हुआ होगा, फिक्स नहीं है, याद रखिएगा। धीरे धीरे यह सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। सारे रीज़न आप लिख सकते हो। ये सारे रीज़न एक संभावित है, फिक्स अभी बताई गई नहीं है, जिस कारण से इसका पतन हुआ, इसकी गिरावट हुई। लास्ट में 2 लाइन आप अपने से निष्कर्ष लिख दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता अपने समय में एक उन्नत और विकसित संस्कृति थी जिसने नगर नियोजन और सामाजिक संगठन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। बाकी आप अपने से भी लिख सकते हो। तो यहाँ तक अगर जो भी वीडियो को देखते हैं, कम से कम वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी नए स्टूडेंट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा सिलेबस इसी चैनल से कंप्लीट करवाई जाएगी।